फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हमने विषय रखा है कि लॉकडाउन पीरियड में महिलाओं की क्या समस्याएं सामने आई और क्या दिक्कतें सामने आई हैं। हम में से अधिकतर लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो घरों में रहते हैं, जो इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर और एक सुरक्षित परिवेश में रहते हैं, उनके सामने जो इंफॉर्मेशंस हैं और उनके सामने जो जीवन परिदृश्य है, खासतौर पर महिलाओं का जीवन परिदृश्य है, वो एकदम अलग है। और इंटरनेट पर जो इसकी फीडबैक है विभिन्न किस्म की वेबसाइट्स के जरिए, वो फीडबैक भी मूलतः मध्य वर्ग के कंजम्पशन और मध्य वर्ग की अभिरुचियों को केंद्र में रखकर ही है। सवाल यह है कि कोरोना वायरस का जो असर है और लॉकडाउन का जो असर है, ये जो 50 दिन से अधिक लॉकडाउन को हो गया, उसका असर क्या सब पर एक जैसा हुआ है? खासतौर पर महिलाओं पर क्या एक जैसा हुआ है? क्या हमारा मीडिया हमें इस बारे में सही फीडबैक दे रहा है? मेरा मानना है कि हमारा मीडिया इस बारे में हमें सही फीडबैक नहीं दे रहा है। ये मैं जस्ट जो टेलीविजन के बारे में, जो मैं इंटरनेट पर जो टेलीविजन के कवरेज के जो अंश मैंने देखे हैं, मैं उनके आधार पर मेरी राय, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ मुझसे ओझल हो गई हो मेरी आंखों से, मुझे न मिली हों, आप लोगों के पास हों, लेकिन मेरी ये धारणा बनी है कि टेलीविजन में जो थोड़ा बहुत कवरेज है उसमें मध्य वर्ग केंद्रित प्रॉब्लम्स हैं महिला की, और खासतौर पर कामकाजी महिला की प्रॉब्लम्स हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा अगर किसी समुदाय को या किसी जेंडर को इस लॉकडाउन पीरियड में प्रभावित किया है तो वो महिलाएं हैं। मैं थोड़ा सा इंफेसिस के लिए इसे कैटेगरी को मैं अलग करके देखना चाहता हूं, जिससे कि इंफेसिस के साथ में हम इस कैटेगरी के बारे में सोचें। हम में से अधिकतर लोगों की यह धारणा रही है कि महिलाओं का संसार तो वही है जो मध्यवर्ग की महिलाएं हैं। मध्यवर्ग की महिलाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे। महिलाओं का एक बहुत बड़ा संसार है जिसकी कि मीडिया के पास में कोई खबर नहीं है। इधर कुछ दिनों से, जब से ये मजदूर अपने घर लौटने शुरू हुए हैं, तो अचानक मजदूरों के जो विजुअल्स आए हैं, जो वीडियो आए हैं, उन वीडियोज में लगातार महिलाएं दाखिल हुई हैं। और उसमें भी हमारा फोकस, जब तक कि कोई महिला सड़क पर बच्चा पैदा न कर दे, जब तक कि कोई महिला सड़क पर रोती बिलखती न मिले, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। क्योंकि महिला जो है हमारे मीडिया के फोकस में नहीं है। वह महिला हमारे मीडिया के फोकस में, उसकी समस्याएं नहीं है। वो चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे वो जनवादी मीडिया हो, चाहे वो प्रगतिशील मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, मसलन भारत में करीब 25-30 करोड़ के करीब महिलाएं हैं जो खेतिहर मजदूर हैं, जो किसान जीवन में इंटीग्रेटेड हैं। बिल्कुल, मैं पूरे इंटरनेट पर मैंने सर्च किया, कोई कवरेज नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हर शहर में झुग्गी झोंपड़ी है और हर झुग्गी झोंपड़ी में स्त्री भी रहती है। तो ये झुग्गी झोंपड़ी में जो एक छोटे से कोठरी में रहने वाली जो औरत है, जिसके पास में एक पूरा परिवार है, उस औरत के ऊपर क्या गुजर रही है,
इस लॉकडाउन में। वह औरत जो किसानी कर रही है, खेत मजदूर है, जो अपनी उपज, फल सब्जी आदि को वो शहर में लाके बेच नहीं पा रही और उसकी सब्जी नष्ट हो रही है। मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं जानता कि कहां तक आप लोग इससे सहमत होंगे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिंदुस्तान में बड़ी संख्यक बहुसंख्यक महिलाएं हैं जिनके अस्तित्व का प्रश्न एकदम केंद्रीय प्रश्न बन के सामने आया है। ये तो छोड़ ही दीजिए, हम लोगों की तो चिंता यह है कि मध्यवर्ग की महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, अरे मध्यवर्ग की कामकाजी महिलाओं की भी समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर उन पर बात की जानी चाहिए। हमारी उन महिलाओं के प्रति भी एक समझ होनी चाहिए कि उनके ऊपर कितना बोझ है और कितनी समस्याएं उनके पास आ रही हैं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी में वे महिलाएं आती हैं जो महिलाएं चर्चा से गायब हैं, एकदम अदृश्य हैं। एक वाक्य में मैं कहूं तो लॉकडाउन ने महिलाओं के, और एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। वो जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली महिलाएं हों या खेत खलिहानों में काम करने वाली खेत मजदूर महिलाएं हों, 50 दिन में क्या किया होगा, उनके पास क्या होगा खाने पीने के लिए, कोई नहीं जानता। राशन वासन तो भूल जाइए, ये जो प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं ना कि राशन पहुंचा देंगे और राशन पहुंचा दिया है, वो भूल जाइए, सब ये गप है, सब सारी की सारी। लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा गंभीरता से प्रभावित किया है इन असंगठित क्षेत्र की, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को। इनकी संख्या शहर में काम करने वाली, दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं से कई गुना ज्यादा है, और इसका कोई कवरेज, रत्ती भर कवरेज नहीं है। अभी तक टेलीविजन का कैमरा उस झुग्गी झोंपड़ी में नहीं पहुंचा जहां वो महिला रहती है। अरे एक बार जाए तो सही, जितने भी चैनल के लोग हैं वो एक बार जाएं तो सही, देखें तो सही को महिला किस कंडीशन में रहती है और क्या स्थिति है उसकी और क्या समस्या है उसकी। भारत सरकार ने जब यह घोषणा कर दी कि लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, तो जिस परिवार के पास में 10 लोग हैं और जरा सी कोठरी है रहने के लिए, वो घर के अंदर रहेंगे या घर के बाहर रहेंगे? पता चलता है कि भारत सरकार को ज्ञान ही नहीं है कि हिंदुस्तान का आधा हिस्सा झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, दिल्ली का आधा हिस्सा झुग्गी झोंपड़ी में रहता है। यह ज्ञान ही नहीं है हिंदुस्तान की सरकार को। आपने बस आकाश से खड़े होकर ऊपर से घोषणा कर दी कि आप घर में रहिए। अरे घर हो तो घर में रहेंगी वो। तो वे महिलाएं जो कि, और वे पुरुष, उनके परिवार के लोग, वो अपने बच्चों को अंदर रखेंगे या वे अपने अंदर रहेंगे? तो महिलाओं का ये जो हिस्सा है जो कि झुग्गी झोंपड़ी में शहरों में रहता है, इसने लॉकडाउन में अधिकतर समय अपने घर के बाहर गुजारा है, और इसमें औरतों ने खास तौर पर, उनके साथ जो मुश्किलें आई हैं वो एकदम अकल्पनीय है हमारे लिए, और जो परेशानियां हुई हैं वो अकल्पनीय है। मैं उसके नैरेटिव में जाना नहीं चाहता। आपको यह तो मालूम है कि एक बैंक एम्प्लॉई जो महिला है, वो जब घर से काम कर रही है अपने कंप्यूटर पर, तो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि जो महिला झोंपड़ी में रहती है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। अगर वो अपने घर के बाहर निकलती है तो सामने सिर्फ नरक है, गंदगी है, नाले हैं। वो घर से काम करने के लिए निकलती थी तो कम से कम 10-12 घंटे घर के बाहर रहती थी। मिडिल क्लास की बस्तियों में रहती थी तो कम से कम थोड़ी बहुत
स्वच्छ हवा पानी उसे मिलती थी। आपने सोचा ही नहीं कि जो नाले के ऊपर घर बसा के रह रही हैं औरतें, पुरुष, वे किस दशा में रह रहे होंगे। और वो 10-10, 12-12 घंटे नहीं, अब 24-24 घंटे पिछले 50 दिन से बिल्कुल सर गड़ाकर नाले के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्रांति करना चाहते हैं हम लोग, समाज बदलना चाहते हैं, लेकिन समाज का सबसे वंचित, सबसे अधिक प्रभावित जो वर्ग है उसके बारे में कोई विमर्श आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। मैंने जब ये विषय चुना था तो मेरे दिमाग में ये पीड़ा थी। मैंने एक सर्च भी किया, मैंने अपने 1-2 विद्यार्थियों से बात भी की, तो मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दृश्य क्या बन रहा है? मैं बंगाल से शुरू करता हूं पहले, फिर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में आऊंगा। मैं इंटरनेट पर दृश्य यह है, फेसबुक, सोशल मीडिया में दृश्य यह है कि बंगाल में जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो कि निश्चित तौर पर वहां टैलेंट ज्यादा है बंगालियों में, तो अभी स्थिति यह है कि चूंकि घर में है सब लोग, तब उस टैलेंट की एकदम से फेसबुक पर, सोशल मीडिया में आंधी आई हुई है। औरतें तरह तरह से सज रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, गाने गा रही हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, पेंटिंग लगा रही हैं। आपको सोशल मीडिया में बंगाली मध्य वर्ग को देखकर लगेगा ही नहीं कि बंगाल में झुग्गी झोपड़ियां हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में औरतें भी हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र की थोड़ी सी विचित्र स्थिति है। हिंदी भाषी क्षेत्र की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो फेसबुक पर आ रही हैं, वहां टैलेंट नहीं है। 1% भी बंगला की तुलना में कोई टैलेंट नहीं है। मैंने अभी तक 5, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरे संपर्क में जो लोग नहीं है, मैं नहीं देख पाया हूं, मैंने अभी तक 5 ऐसी हिंदी भाषी क्षेत्र की महिलाओं को अपना टैलेंट प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा कि वो आराम से बैठी हो आके सोफा पे और बढ़िया से गाना गा रही हो कि चलो आज कुछ फिल्मी गाने ही हो जाएं, साहित्यिक गाने तो छोड़ दीजिए। लेकिन बंगला में आप जाइए, सोशल मीडिया में आप जाइए, बंगला के पे बंगालियों की वेबसाइट पर जाइए, आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको लगातार आपको बंगाली लड़कियों के आपको गाते हुए चेहरे, परफॉर्म करते हुए औरतें, उसमें 60 साल की औरत भी मिलेगी, 50 साल की भी मिलेगी, 40 साल की भी मिलेगी, 20 साल की भी मिलेगी, 10 साल की भी लड़की मिलेगी। लेकिन इन बंगाली और हिंदी भाषियों के बीच में एक चीज कॉमन है, इनमें वे औरतें गायब हैं जिनकी मैंने आपसे चर्चा की थी। वे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली औरतें, उनका दुख दर्द गायब है। वहां पोस्ट भी नहीं मिलती, वहां लिखते भी नहीं है ये लोग। वो खेतिहर मजदूर, जो भूमिहर मजदूर हैं, उनके बारे में कम्युनिस्ट भी नहीं लिखते, जो प्रगतिशील कहते हैं अपने को, जो तमाम किस्म की वेबसाइट चला रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। उन लोगों के पास में भी इन गरीब औरतों का नैरेटिव नहीं है। मेरे लिए चिंता की चीज है। मैंने आखिर पढ़ाई लिखाई किसके लिए की है? मैं कहता हूं ना कि मेरे ऊपर अपनी मां के दूध का कर्ज है, मैंने लिखा भी था, ये वो सिंबॉलिक है। मैं असल में तो मैं इन स्त्रियों का ऋणी हूं जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। और मैं कितना मेल शॉविनिस्ट हूं और मैं कितना व्यक्तिवादी हूं कि मुझे ये औरतें और इनका दुख दिखाई नहीं देता। मुझे तब दुख दिखाई देता जब मेरी बीवी मर जाए, मुझे तब दिखाई देता है जब मेरी मां मर जाए। लेकिन वैसे मुझे कोई भी औरत जब मरती, गिरती, पड़ती, बीमार हो, वो दिखाई नहीं देती, वो मेरे फेसबुक पर नहीं आती। इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते हैं? जिस औरत ने इस समाज को बनाया, उस औरत पर इस 50 दिन में
सबसे ज्यादा दुख का पहाड़ टूटकर गिरा है। मजदूरों के बाद अगर जो वर्ग, जो लिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो औरतें हैं। इसलिए मैंने कहा कि औरत के अस्तित्व के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं इस बीच में, लेकिन हमारे डिस्कोर्स से गायब हैं। हम सारे लोग व्यस्त हैं अभी दुनिया में, ऐसी दुनिया में व्यस्त हैं जो कि इस वास्तव संसार से कोई संवाद नहीं करती। समाज बदलेंगे कैसे आप? अपने को बदलेंगे कैसे? अपने को क्या आप इतना खुदगर्ज बना के बदलेंगे कि जब आपकी बीवी पर चोट पड़े, आपकी बीवी बीमार पड़े, आपकी बीवी मर जाए, तभी आप लिखेंगे? और आपकी अगर बीवी मर गई और आपने लिख दिया तो कौन सा महान कार्य कर दिया आपने? क्योंकि आपकी बीवी के मरने के पहले तो आपने कभी अपनी बीवी और मां पर कभी लिखा ही नहीं। आपको 30 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल उसके साथ रहने के बावजूद उसके कभी कोई दुख आपको समझ में ही नहीं आए कि उस पर कभी लिखना चाहिए, या खुशी के क्षण भी समझ में नहीं आए कि उस पर लिखना चाहिए। आप फेसबुक की पोस्ट उठाइए हमारे लोगों की, जानते हैं मेरा दुख क्या है? मेरा दुख यह है कि मैंने अपनी मां की आवाज नहीं सुनी। और अभी भी मेरे सामने जब कोई लड़की आती है या कोई बुजुर्ग महिला आती है या कोई वयस्क महिला आती है, तो मैं बिल्कुल एकदम आंख फाड़ के, एकदम भूखे की तरह, एकदम अनुयायी की तरह उसके चेहरे को निहारता रहता हूं। वो अच्छा बुरा कुछ भी बोले, मुझे उसमें रस आता है, क्योंकि मैंने कभी अपनी मां को बोलते हुए नहीं देखा था। आप लोगों ने तो अपनी मां, बहन, बेटी, इनको बोलते हुए देखा है, सुना है, एंजॉय किया है। तो जब अपनी मां के बारे में नहीं लिख सकते, अपनी बहन के बारे में नहीं लिख सकते, अपनी बीवी के बारे में नहीं लिख सकते, तो आप तय मानिए आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली औरत के बारे में बिल्कुल नहीं लिख सकते। और यही आपका जो अजनबीपन है, यही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। मैंने फेसबुक में लिखा भी था, ये आपने ध्यान दिया हो। शायद मैं कह रहा हूं, मैं बाकी नहीं, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, शायद मैं पहला और आखिरी फेसबुक यूजर था जिसने वैश्याओं के ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है इस पर लिखा था मैंने। आप क्या सोच रहे हैं लॉकडाउन पर वैश्याओं के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? हमारा कोई सोशल कंसर्न नहीं है। ये कैसा इंटेलेक्ट है कि जहां वैश्याएं भूखों मरने के लिए अवशक्त हों, लेकिन आपके पास में कोई एक पोस्ट लिखने का साहस ना हो, भाषा ना हो आपके पास। खेत मजदूर औरत मर जाए, उसकी सब्जी ना बिके, उसकी सब्जी बाजार तक ना पहुंचे, वो मर जाए, लेकिन आपके पास शब्द ना हो। आप जितने सूचना समृद्ध हुए हैं, जितने आप टेक्नो सेवी हुए हैं, उतने ही ज्यादा अजनबियत के शिकार हुए हैं। आपका समाज से अलगाव बढ़ा है। आप अपने पास रहने वाली स्त्री को नहीं जानते, आप अपने मोहल्ले में रहने वाली स्त्री को नहीं जानते, आपके घर में जो औरत काम करने आती है, आप उसके जीवन को नहीं जानते। जो फेसबुक में हैं और सुन रहे मेरी बात को, साहस हो तो जरा एक बात का मुझे सिर्फ उत्तर दें कि उनके घर में जो नौकरानी काम करने आती है, कभी उन्होंने हफ्ते में 10 दिन में कभी एक बार उसके साथ में 10 मिनट आराम से बैठ के बात की है? आप जब अपने घर में काम करने आने वाली औरत से कभी आराम से चैन के साथ में 10 मिनट बात नहीं कर सकते, आप कैसे जानेंगे उसे? यह बात मेरा कहने का मकसद यह है कि आपने अपने बीच में जो रिलेशनशिप पैदा की है उसमें इनबिल्ट एलिनेशन है। आपने उस एलिनेशन को दूर करने की कभी कोशिश ही नहीं की। मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूं। मैं आपको, मेरे यहां एक औरत काम करती थी,
जब मैं कलकत्ता शुरू शुरू में गया तो एक मुझे मतलब सबसे ज्यादा सीखने को मुझे मिला उन्हीं औरतों से जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहती थी, अनपढ़ थी। मैंने नवनीता देवसेन और महाश्वेता देवी से नहीं सीखा, मैं आपको साफ कहूं, मेरी शिक्षा नहीं हुई उनसे, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, और जब भी मिला हूं तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से मिला। लेकिन मुझे स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के दर्द को जानने का मुझे सबसे सही मौका मिला तब जब मैं कलकत्ता गया और मेरे घर में नौकरानी काम करने के लिए आई। तब मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं लोगों को। और आप जान लीजिए कि मैंने फेमिनिज्म पर जितना पढ़ा उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे ज्ञान हुआ उन महिलाओं के साथ बैठकर बात करके। आज भी वो, उनकी बातें, उनका अनुभव, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप जीवन में जाएंगे ही नहीं, सामने जो आदमी रहता है उससे मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, उसके साथ मिक्स ही नहीं करेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने खाली वर्किंग रिलेशनशिप बनाई हुई है जो आदमी आपके यहां काम करने आता है। मैं जब से कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूं, अभी मैं मथुरा में हूं, तो मैं अभी तो ये टाइम ही नहीं निकाल पाया क्योंकि इतनी भाग दौड़ में मेरा अभी सारा समय गुजर रहा है। तब मेरी आदत नहीं है कि मेरे घर में कोई काम करे और मैं उसके जीवन में रुचि न लूं, मैं उसे जानूं नहीं, मैं उसके साथ शेयर न करूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। जो मैं किस्सा आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मेरे यहां एक लड़की काम करती थी, वो काम करती थी, आती थी, काम करती थी, चली जाती थी, बोलती नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ भी बोलूं, वो एक आध सेंटेंस बोले, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं वो। और इस तरह काम करते करते उसे जानते पूरे 1.5 साल से ज्यादा हो गया और मैं उसे बुलवा नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि वो बर्तन मांज रही है और बर्तन मांजते मांजते रो रही है। तो मैंने उसे कहा कि तुम बताओ तो सही, क्या परेशानी, क्या है तुम्हारी, तकलीफ क्या है तुम्हारी, तुम रो क्यों रही हो? उसने किसी तरह से साहस करके यह कहा कि मेरी असल में बात करने की आदत नहीं है पुरुषों से, और मेरे घर में बहुत तकलीफ है। मेरा जो पति है वो ड्रग एडिक्ट है, रोज दारू पीता है और रोज मारपीट करता है और बुरा हाल करता है, तो मैं रात भर सोई नहीं हूं 2 दिन से। अब मैं झेल नहीं पा रही हूं, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। लेकिन मैं ये बात कहूं किससे? उस दिन जब उसने ये कहानी बहुत ही संक्षेप में, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लिया उसने, 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोली वो, 1 मिनट में उसने सारी कहानी अपनी बता दी मुझे। वो दिन और उसके बाद जब मैं कलकत्ता छोड़ के आया हूं, उस महिला ने मेरे यहां 20 साल काम किया। मैंने इंसिस्ट किया, मुझे उसे परसुएट करने में पूरे 1.5 साल से अधिक समय लगा कि वो बोले और वो बताए उसके जीवन में क्या घट रहा है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं चुप रहता, वो अपने काम करे, पैसा ले, अपनी चली जाए। लेकिन क्या मेरे पार्ट पर यह सही होता कि मेरे यहां जो काम करे मैं उसके जीवन के बारे में कोई इंटरेस्ट ही न लूं, जानूं ही नहीं? मैं उसकी किसी तरह से मदद ही न करूं? क्या यह संभव था? क्या इस 50 दिन में यह संभव हुआ होगा कि उन औरतों के पास जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जिनके पति ड्रग एडिक्ट हैं, शराब के बिना रह नहीं सकते, वायलेंस के बिना रह नहीं सकते, उन औरतों पर क्या गुजरी होगी?
कोई आख्यान नहीं है हमारे बीच में, कोई चिंता नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी के पास में दो शब्द नहीं है उनके लिए। पैसा तो छोड़ दीजिए, शब्द नहीं है। हमने एक ऐसा संसार बनाया है जिसमें कि स्त्री और उसके दुख, उसको एड्रेस करने वाली भाषा, उसके साथ कम्युनिकेट करने वाली भाषा, उसके बारे में सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक कम्युनिकेशन के माध्यमों में बोलने वाली भाषा और साहस हमने पैदा ही नहीं किया। हम इंतजार करते रहते हैं कि स्त्री के सवाल है तो स्त्री ही बोले। जी नहीं, स्त्री के सवाल वो स्त्री का ही सवाल नहीं है, वो मेरे भी सवाल हैं। किसी उपन्यासकार के बारे में बात करना जितना आसान है और जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है स्त्री के बारे में बात करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर स्त्री के बारे में जानना है तो वह कामकाजी औरतें जो अत्यंत गरीबी में रहती हैं, अत्यंत कष्ट की जिंदगी जीती हैं, आप उनके साथ बैठिए, कभी बात करके देखिए। आपके जानते हैं ज्ञान के परखच्चे उड़ जाएंगे, आपका सारा ज्ञान एकदम नष्ट हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं जानते। कौन सी चीज जरूरी है? लॉकडाउन में 50 दिन जो औरत रही है उसके बारे में कौन सी चीज जरूरी है? पहली शर्त है कि उस औरत के बारे में जानो और उस औरत के बारे में बोलो और लिखो और तय करो वो औरत जो तुम्हारे घर आती है उससे तुम सोशलाइज करोगे, बात करोगे। आप सोशलाइज खाली सिर्फ शिक्षित औरत के साथ करेंगे। और घर में जो औरत आपको खाना बना के खिलाती है, जो आपके बर्तन मांजती है, आपका घर साफ करती है, आपको एकदम दुरुस्त रखती है, उसके साथ कब बात करेंगे आप? तो आपके लिए वो उससे बात करना होगा तो बीवी कर लेगी मेरी। क्यों भाई बीवी कर लेगी? ये डिवीजन क्यों हमारे बीच में कि स्त्री से स्त्री ही बात करेगी, मैं नहीं बात करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। यह डिवीजन नहीं होना चाहिए। इस डिवीजन ने ही हमारी यह स्थिति पैदा की है कि हम औरत के बारे में दिलचस्पी नहीं लेते और सिर्फ उस औरत के बारे में दिलचस्पी लेते हैं जिसके शरीर से खुशबू निकलती है। नहीं, ये एकदम गलत रवैया है, एकदम गलत रवैया है। तो लॉकडाउन में स्त्रियों में एक बड़ा वर्ग है और खासतौर पर उन स्त्रियों का जिनकी संख्या करोड़ों में है। मध्य वर्ग की स्त्रियों से ज्यादा उनकी संख्या है, कई गुना ज्यादा संख्या है उनकी। हमारी पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम ये जाने कि 50 दिनों में उनके साथ क्या गुजरी है। आपके पास डाटा नहीं है क्योंकि अब पुलिस अब बस्तियों में जो हो रहा है उसकी खबर नहीं रखती। अब पुलिस खाली चौकीदारी कर रही है। आपके पास डाटा नहीं है कि वायलेंस हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो क्या हुआ। आपके पास जो थोड़ी बहुत खबरें आई भी हैं वायलेंस की, वो मिडिल क्लास की स्त्रियों के घरेलू हिंसा की खबरें आई हैं। ये जो गरीब झोपड़ियों में रहने वाली और ये खेत मजदूर जो औरतें हैं, इनके यहां किस तरह का हिंसाचार हुआ है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये राजेश खरे जो कह रहे हैं कि सर ज्यादा दिलचस्पी लेंगे तो पत्नी कुछ और ही ज्यादा समझ लेगी, नहीं, ये सही नहीं है। आप अपने एटीट्यूड को आप प्रदर्शित कीजिए कि आप बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपकी पत्नी आपकी मदद करेगी। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर आपने प्यार से अपनी नौकरानी से बात कर ली तो कोई जुल्म नहीं घट जाएगा।
एक स्त्री के नाते उससे आप माधुरी के साथ बात कर ही सकते हैं, आपको अच्छा लग ही सकता है उसके साथ में। आप ये मान के मत चलिए, क्योंकि आप लगातार अपने व्यवहार को जब तक कि प्रो वीमेन नहीं दिखाएंगे, वो आपकी पत्नी के साथ आचरण में भी होगा, वो बाहर भी होगा। स्त्री आपके लिए खाली सिर्फ वही नहीं है जो आपके पास है, जो आपके बिस्तर में सोती है। स्त्री वह है जो कि आपसे दूर है, इस समाज को चलाती है। आप कम से कम स्त्री को वहां से देखिए। आप, मेरे पास कोई समस्या थोड़ी है स्त्री की। हम मध्य वर्ग के लोगों के पास कोई स्त्री की समस्या नहीं है उस तरह से। जो समस्याएं बहुत छोटी सी समस्याएं। वो क्या समस्याएं? हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम घर में बंद पड़े हैं, हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम सज नहीं पा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम आईलाइनर नहीं खरीद पा रहे हैं। ये मिडिल क्लास की औरतों की समस्याएं हैं। थोड़ा सा जोर लगाइएगा तो मिडिल क्लास की औरत की यह समस्या आएगी आपके सामने कि वो घर में खाने ज्यादा बना रही है, 4 बार की बजाय 6 बार खाना बना रही है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है उसकी, जिसे आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो उसको कोई आराम नहीं है। उसके श्रम की मात्रा, उसके श्रम का समय कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और कोई रेस्ट नहीं है उसका। मेरे लिए चिंता है स्त्री का श्रम और श्रमिक स्त्री। वो स्त्री का श्रम, वो घरेलू औरत भी हो सकती है मिडिल क्लास की, वो औरत भी हो सकती है जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है। सवाल यह, क्या स्त्री के श्रम और उसकी महत्ता को हम समझते हैं? क्या हम उसे सचमुच में उसके साथ में हम सहानुभूति से पेश आते हैं, मित्रता के भाव से पेश आते हैं? नहीं, हम तो पेश ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की स्त्री का श्रम क्या होता है, उसके श्रम की दिक्कतें क्या होती हैं, स्त्री को किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है उस श्रम को करते हुए। कैसे स्त्री अपना श्रम करते करते अपने मन और इच्छाएं मार देती है। मेरी एक स्टूडेंट कह रही थी कि सर इतना काम करना पड़ रहा है कि अभी कोई भी जब जरा सा भी राहत मिलती है तो कोई काम करने की इच्छा ही नहीं करती, फिर सोने की इच्छा करती है। टैलेंटेड लड़की है, समझदार लड़की है, लेकिन अपने घर के काम करते 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 वो इतनी पजल्ड और थक जाती है कि जब तक वो काम से फ्री होती है तब उसका मन करता है कि वो सो जाए। तो वो कहती है कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मध्य वर्ग की जो बंगाली औरतें ये इतना कला का प्रदर्शन कैसे कर रही हैं। या तो ये कि इनके घर में नौकरानी काम कर रही है, या फिर ये घर का कोई काम नहीं करती। कोई चीज तो इसमें ऐसी है। उसकी बात से मुझे एक चीज लगी कि स्त्री अपना काम करते करते अपनी इच्छाएं मार लेती है, और ये बहुत ही भयानक है। इच्छाओं का मरना सबसे भयानक दुर्घटना है। और इस 50 दिन में लॉकडाउन में स्त्रियों के साथ में, स्त्रियां पहले भी अपनी इच्छाएं मार लेती थी, लेकिन इधर तो कुछ ज्यादा ही घटा है ये। स्त्री के मरने की खबर तो नहीं है, लेकिन स्त्रियों की इच्छाओं के मरने की खबर तो है। कभी अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी मां से कभी पूछ लो पलट के, तो आपको पता चलेगा उसने कौन कौन सी इच्छाएं मार ली अपनी। सबसे अच्छा मनुष्य वह है जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सके, शेयर कर सके। अभी स्थिति यह है कि हमारी स्त्री अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर सकती, शेयर नहीं कर सकती, वे अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकती, एसर्ट नहीं कर सकती। उसके ऊपर इतना प्रेशर है, और ये प्रेशर कई लेवल पर है। श्रम का भी है, शरीर पर भी प्रेशर है। जो अभी जो एक बाढ़ आई हुई है, वो कैसी बाढ़ आई हुई है?
वो बाढ़ इस तरह से आई हुई है कि अभी लगातार खाने की वस्तुओं का खूब उद्घाटन हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि, और रेसिपी बहुत आ रही हैं, औरतें घर में तरह तरह के खाने बना रही हैं और खिला रही हैं, खाना बना रही हैं और खिला रही हैं। तो खाना बनाना और खिलाना ये तो एक अपने आप में एक अच्छी चीज है जो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा जो चीज घट रही है वो मेहनत मशक्कत होती है कि नहीं होती खाना बनाने में, कि खाना वैसे ही बन जाता है। पुरुष खाना नहीं बना रहे, अधिकतर जगहों पर पुरुष खाना नहीं बना रहे, स्त्रियां ही खाना बना रही हैं और स्त्रियां ही रेसिपी तरह तरह की लगा रही हैं। हां, होटल के शेफ जरूर आके नई नई रेसिपी बता रहे हैं और इसका प्रेशर मध्यवर्ग की औरतों में बढ़ रहा है। लेकिन वो गरीब घर की औरत जिसके यहां खाने के लिए ही नहीं है, वो कैसी रेसिपी बनाएगी, क्या खाएगी? जिसके यहां राशन ही नहीं है वो क्या खाएगी? तो हमारे पास में लॉकडाउन में स्त्री की क्या कंडीशन है, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, कोई आधिकारिक रिपोर्टिंग नहीं है। अभी हमारे चैनल के लोगों को औरत दिखाई नहीं दी। अगर ये मजदूर औरतें लौटती नहीं तो इनके बिंब भी नहीं आते। मैं फिर अपील कर रहा हूं ये टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स से, वो कम से कम झुग्गी झोंपड़ियों में जाएं और खबर लें उन औरतों की कि औरतों पर क्या गुजर रही है। औरत के प्रति आपका अलगाव जितना बढ़ेगा, वो चाहे काम वाली हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो आपकी परिवार के रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, औरत के प्रति आपकी रुचि जितनी सीमित होगी, आप तय मानिए आप उतने ही मेल शोभनिष्ठ होंगे। आपके पुंसवादी दृष्टिकोण को नियंत्रित करने का, उसके स्पेस को कम करने का सबसे सरल तरीका है कि आप स्त्री के जीवन में भागीदारी निभाइए, स्त्री को जानिए, स्त्री के बारे में लिखिए, स्त्री के बारे में सोचिए। लेकिन आप स्त्री के बारे में न तो सोचने के लिए तैयार हैं, न लिखने के लिए तैयार हैं, न उसे आप एजेंडे पर लाने के लिए तैयार हैं। तो आप ये बताइए मेल शोभनिज्म से लड़ेंगे कहां? वो तो आपके अंदर इंटैक्ट जैसा है वैसा ही बना रहेगा। वही जो यंग लड़के लड़कियां जो फेसबुक पर सबसे ज्यादा हैं, जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, कुछ ना सही अपनी प्रेमिका के बारे में ही अच्छी अच्छी चीजें लिख के दिखाएं, कुछ अच्छे प्रेम पत्र लिख के दिखाएं, पता तो चले कि वो अपनी प्रेमिका को कितना जानते हैं। जी नहीं, आपने प्रेमिका को शरीर से ज्यादा कभी महत्व नहीं दिया। आपके लिए वो आइसक्रीम की तरह खाया और फेंका। प्यार करना है ना, 50 दिन से नहीं मिले हो तो कम से कम 50 पोस्ट तो लिखो उसके बारे में, रोज एक पोस्ट लिखो, पता तो चले कि अंदर कितना प्यार भरा हुआ है और किस तरह से उसकी गंध तुम्हें परेशान करती है और तुम्हें बुलाती है अपनी तरफ। जो यंग लड़के अपनी प्रेमिका के बारे में नहीं लिख सकते, जो यंग प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के बारे में नहीं लिख सकती, वो प्यार क्या करेंगे? प्यार को व्यक्त करना भी होता है और व्यक्त करने की कला भी विकसित करनी होती है। आप कहानी लिख सकते हैं प्यार पर, आप कविता लिख सकते हैं प्यार पर, आप गुमनाम पत्र लिख सकते हैं प्यार पर। ये खाली खाली आहें, खाली बेचैनी, और जब नहीं मिल रही है तो सिर्फ आप सिसकियां दे दे के रो रहे हैं। प्यार का मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं है, प्यार का मतलब है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करो, फ्रस्ट्रेशन में मत ले जाओ अपने को।
लड़कियों का एक संसार वह भी है जो कि यंग लड़के लड़कियों का है, और उस संसार ने क्या किया हुआ है, उस संसार में एक बड़ा हिस्सा दो चीजों में व्यस्त है अभी इस 50 दिन के लॉकडाउन में, और मेरे लिए वो चिंता की चीज है। यंग लड़के लड़कियों को हो सकता है वो चिंता न लगे, उन्हें लगे कि ये तो 60 साल का बूढ़ा है, इसे क्या, ये तो फालतू बातें करते रहते हैं। ये यंग लड़कियां, यंग लड़के, ये अभी सिर्फ वीडियो गेम में व्यस्त हैं। वीडियो गेम से प्यार नहीं होता मजबूत। कभी मौका लगेगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो गेम से प्यार नहीं होता मजबूत, बल्कि वीडियो गेम से आप एक दूसरे किस्म के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। वो कभी 2-4-5 मिनट अलग बात है कि आपने देख लिया, लेकिन ये जो वीडियो गेम और उसके जरिए जो आपने जो एडिक्शन शुरू किया है, ये एडिक्शन ठीक नहीं है। वीडियो गेम ये इसका समाधान नहीं है। आपने लगातार दो चीजें देखी होंगी आपने अपने नेटवर्क पर। और ये आखिरी बात कह के मैं ये बात यहीं खत्म करूंगा। मैं एक तो ये कि निर्मला सीतारामन को खूब देखा होगा आपने। एक ही औरत है जो दिखाई देती है टीवी पे इस बीच में, या फिर वो एंकर औरतें हैं जो दिखाई देती हैं टीवी पे। कभी कभी जो है वो बेचारी प्रियंका गांधी दिखाई देती है। इधर कुछ विजुअल्स उन औरतों के आए हैं जो औरतें इस महामारी में अपने घर वापस जाना चाहती हैं। वो मजदूर औरतें, कहीं वो ट्रक में चढ़ते हुए, कहीं वो बस में बैठी हुई, कहीं वो रोड पर रोती हुई, कहीं वो अपने बच्चे को ढोती हुई, ये इस तरह के विजुअल्स उसके खूब आए हैं। ये सारे विजुअल्स निर्मला सीतारामन से लेके प्रियंका गांधी से लेके एक वह सड़क पर अपने घर की ओर जाती हुई औरत, ये सारे विजुअल्स एक ही मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौर में औरत कमजोर हुई है। कोरोना संक्रमण के दौर में औरत कमजोर हुई है, और आने वाले समय में, यानी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, औरत और ज्यादा कमजोर होगी। यानी महिला सशक्तिकरण के मामले में हमने जो कुछ अचीव किया था, वो हमारे हाथ से इस पूरे 50 दिन के लॉकडाउन ने छीन लिया। दिलचस्प है, ये दिलचस्प है ये कि निर्मला सीतारामन का जितनी बार चेहरा दिखाया गया है, अगर उतनी बार केरल के स्वास्थ्य मंत्री का चेहरा दिखाया जाता उस लेडी का, तो शायद दृश्य में कोई और चीज पैदा होती। तो आप कैसी औरत दिखा रहे हैं? वह औरत नहीं दिखा रहे जो औरत कोरोना से फाइट कर रही है। आप वह औरत दिखा रहे हैं जो कोरोना को सिर्फ देख रही है। निर्मला सीतारामन कोरोना को सिर्फ देख रही है, एक निठल्ली औरत है वो। और केरल की स्वास्थ्य मंत्री निठल्ली औरत नहीं है, वो कोरोना को देख नहीं रही, वो कोरोना से लड़ रही है। वे औरतें जो कोरोना से लड़ रही हैं, वे औरतें गायब हैं, उनके विजुअल्स गायब हैं। इसका मतलब यह है कि महिला सशक्तिकरण का जो आपने स्लोगन एडॉप्ट किया था, जो चीजें 70 साल में अर्जित की थी, वो कोरोना के 50 दिन के लॉकडाउन में वो चीजें अब कमजोर हुई हैं, ताकतवर नहीं बनी हैं। अगर ताकतवर बनी होती
तो महिला को हम बड़ा एजेंडा बनाते हैं इस बीच में, महिलाओं को हम केंद्र में लाते हैं इस बीच में। स्त्री हमारे केंद्र में आई नहीं। और जो स्त्री काम कर रही थी बंगाल में, ममता बनर्जी पर मैंने सबसे ज्यादा उसके खिलाफ लिखा है, लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने तुलनात्मक तौर पर सीमित अवस्था में बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन ममता बनर्जी को आपने एकदम विलेन बना दिया। भारत के मीडिया ने ममता बनर्जी को विलेन बना दिया। क्यों? क्योंकि आपको यानी भारतीय जनता पार्टी को अगला विधानसभा का चुनाव लड़ना है वहां। छी, ममता बनर्जी को इस बात का श्रेय जाता है और मैं देना चाहता हूं इस बात का श्रेय। मुझसे ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने नहीं लिखा, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और किसी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के आईटी सेल ने भी नहीं लिखा, पूरे ने मिला के, जितना मैंने अकेले ने लिखा है। इसके बावजूद मैं उसे श्रेय देना चाहता हूं कि उसने कम से कम गरीबों के घर पर राशन पहुंचाया है। गांव गांव में सुदूरवर्ती इलाके में पुलिस के जरिए राशन पहुंचाया है, लोगों के घर खाना पहुंचा है। लेकिन ममता बनर्जी को आपने मीडिया में विलन बना दिया। ममता बनर्जी के बारे में बंगाल में सबसे ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का कैंपेन किया गया है और अभी भी चल रहा है। उसमें टेलीविजन चैनल भी शामिल है, उसमें अखबार भी शामिल है। स्त्री पर बात करते समय स्त्री के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, पुरुष पर बात करते समय उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उन पर बात की जानी चाहिए। कम से कम ममता बनर्जी ने अभी तक यह नहीं डिक्लेयर किया कि वो तनख्वाहें काटेगी। जो वहां पार्ट टाइम गेस्ट टीचर है उन तक को तनख्वाहें देने का, एक मिनिमम पैसा देने का एश्योरेंस दिया है और नीचे उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और यूपी में गेस्ट लेक्चरर को, पार्ट टाइम लेक्चरर को आप पैसे देंगे? बीजेपी की सरकार पैसे देगी? सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि बीजेपी और ममता बनर्जी में कितना फर्क है। मैं मथुरा में रहता हूं अभी और मथुरा का इलाका आगरा विश्वविद्यालय के दायरे में आता है। आगरा विश्वविद्यालय यहां का बहुत फेमस विश्वविद्यालय है। आगरा विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक ने आगरा विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। लाखों विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय में। फीस सबसे ली जाएगी। हो सकता है डेट भी बता दी जाए परीक्षा की और धड़ल्ले से परीक्षा हो। बंगाल में कुछ कदम उठाए गए हैं जिनको समझा जाना चाहिए। कभी मौका लगेगा तो मैं डिटेल्स में बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब स्त्रियों पर हम बात कर रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, जिस महिला मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लोगों ने, अमित शाह वगैरह ने, वहां के गवर्नर ने मिलकर विलेन बना दिया, जो सबसे निंदनीय और सबसे घटिया काम किया। हम राजनीतिक लड़ाइयां लड़ लेंगे, चुनाव आएगा तब खूब हिसाब कर लेंगे ममता बनर्जी के साथ में, लेकिन ममता बनर्जी ने जो पॉजिटिव काम किया उसको इंडोर्स किया जाना चाहिए। हर झोपड़ी में रहने वाले के पास घर में पुलिस राशन पहुंचाने गई है और यह बड़ी चीज है। मेरे कई दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहां ड्राइवर काम करता है, तुम्हारे नौकरानी काम करती है, उसके गांव में राशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बताओ जरा।
बोले हाँ राशन पहुंच रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह कि लॉकडाउन पीरियड में महिला सशक्तिकरण का नारा कमजोर हुआ है, महिला कमजोर हुई है, महिला पर दबाव पड़े हैं, उसका उत्पीड़न और शोषण बढ़ा है। आप तो परेशान हैं इसलिए कि वो काम के घंटे 8 की बजाय 12 कर दिए गए। अरे वो तो 24 घंटे काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, दिन भर शारीरिक काम करती है और रात को आपकी सेवा करती है, और उसके पास में कोई भी चीज कहने के लिए नहीं है, उफ तक नहीं कहती वो। हमारे पास शब्द भी नहीं बचे। कौन सी चीज है महत्वपूर्ण मेरे लिए? मेरे लिए निजी आग्रह महत्वपूर्ण है जब स्त्री पर बात करूं मैं, या मैं इन आग्रहों से बाहर निकलूं? हमारे एक दोस्त हैं राजेश खरे, वो पूछ रहे हैं कि सीतारमण तो आपकी मित्र हैं। डेफिनेटली मित्र है मेरी, लेकिन मैं उनकी हृदयहीनता और मैं उनकी दिशाहीनता की प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर जानता हूं, यह सच है, और मैं यह भी जानता हूं कि वह हृदयहीन है, उसके अंदर कोई मानवीयता नहीं है। वो जब पढ़ती थी तब भी मानवीयता नहीं थी, और अब जो शासक है तो वो और भी ज्यादा अमानवीय होगी। मैं बार बार कहता रहा हूं, राजनीति की परीक्षा आपके वक्तव्य में नहीं, आपके आचरण में होगी। हमारा आचरण यह था जब मैं जेएनयू में पढ़ता था कि कोई भी लड़की किसी भी विचारधारा की हो, अगर वो हमारे पास शिकायत लेकर आई है या हमें पता भी चल गया है तो हम उस लड़की के साथ खड़े हुए हैं। हमने यह नहीं देखा कि उसकी राजनीति क्या है, क्योंकि वो हमारी दोस्त है। उसकी चाहे जो विचारधारा हो, वो हमें वोट दे या न दे, रिकॉर्ड है इस बात का। हमारे सरोकार यहां से तय नहीं होता कि हमारी व्यक्तिगत धारणाएं क्या हैं, व्यक्तिगत आग्रह क्या हैं। मैं निजी तौर पर इस बात के लिए बदनाम रहा हूं, मैंने उसकी कॉस्ट दी है, लेकिन मैंने कभी भी स्त्रियों के प्रश्न को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। आज भी मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो मेरे पास में बहुत कुछ अनुभव है जीवन का। जब मेरे पास में कुछ अनुभव नहीं था, सिर्फ यंग उम्र थी, तब भी मैं स्त्रियों के प्रश्न पर स्त्रियों के साथ था। मैं अपने अनुभव से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिसे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी तरह से इसको स्वीकार करें। स्त्री पर बात करते समय आप सिर्फ अपनी स्त्री को न देखें। आपकी स्त्री बहुत सुंदर है, आपकी स्त्री बहुत अक्लमंद है, आपकी स्त्री बहुत अच्छी है, वो आपकी बहुत सेवा करती है। आप यहां से चीजें न देखें। स्त्री को देखने के लिए जो दूर है, स्त्री को देखने के लिए एक वस्तुगत नजरिया विकसित करने की जरूरत है। स्त्री के लिए एक वस्तुगत दृष्टि की जरूरत है। और स्त्री को आप यूरोप की स्त्रियों की तरह न देखें। यूरोप में जैसे स्त्रियों को देखने का नजरिया है, हेलो, हाय, बेबी, बाय, हाउ आर यू, इस शैली में न देखें। हेलो हाय से स्त्री समझ में नहीं आती। स्त्री तब समझ में आती है जब स्त्री के पास आप अपना एक मूल्यवान समय खर्च करेंगे, अपने अंदर, अपने बाहर। आप कभी अंदर समय खर्च करके तो सोचिए कि स्त्री का क्या कष्ट हो सकता है। छोटी छोटी चीजें स्त्री को खुश करती हैं। छोटी छोटी चीजों से स्त्री समझ में आती है और पकड़ में आती है। बड़ी चीजें तो आप पीछे देखिएगा। स्त्री को समझने के लिए, स्त्री से जुड़ने के लिए
जनवादी महिला समिति की जरूरत नहीं है, किसी महिला संगठन की जरूरत नहीं है। वो महिला संगठन अपना काम करें अलग, उसके उनके काम का, उनके आंदोलन का आप समर्थन करें या ना करें, ये आपका निजी हिस्सा है। लेकिन आपके अंदर यह विवेक तो पैदा होना चाहिए कि समाज में स्त्री भी है। एक वह स्त्री है जो आपकी पत्नी है और एक वह स्त्री है जो आपकी नौकरानी है। आपकी दुर्दशा यह है कि न तो आप पत्नी को जानते हैं और न नौकरानी को जानते हैं। हम मिडिल क्लास के लोगों की ट्रेजेडी यह है, क्योंकि हमने कभी दिल खोलकर न तो अपनी पत्नी का दिल जानने की कोशिश की और न दिल खोलकर नौकरानी का दिल जानने की कोशिश की। तो अब जब आप पर्दादारी रखेंगे और सद्भाव रखेंगे, ये सद्भाव के साथ पर्दादारी नहीं चलेगी। स्त्री को सिर्फ पारदर्शिता चाहिए। आप दिल खोलकर रखिए, स्त्री बहुत प्यार से बात करेगी आपको। स्त्री आपके लिए जान दे देगी। आप ये जान लीजिए, भाई नौकरानी हो चाहे वो मालकिन हो, आप एक बार दिल खोल के बात तो कीजिए। आप उसे मौका तो दीजिए अपने दिल को खोलने का। आपकी पत्नी आपसे दिल खोलकर बात नहीं करती, अपने दिल की बात नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है जिस समय वो कहेगी कि मैं तुम्हारे इस आचरण से दुखी हूं, आप एकदम नाराज हो जाएंगे और झगड़ा करने लगेंगे। वो आपसे ये कहते ही नहीं है कि मैं दुखी हूं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो ब्लास्ट करेगा। 50 साल बाद, 60 साल बाद जब वो उसकी उम्र हो जाएगी, तब वो अझेल हो जाता है मामला और वो फिर देखती नहीं है पलट के। सो बजाय इसके कि देरी हो जाए, विनम्रता से महिला सशक्तिकरण को अगर हम बचाना चाहते हैं और इसे संभव करना चाहते हैं और इस लॉकडाउन के बाद में स्त्रियों के ऊपर जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो शुरुआत करें। औरत को जाने, औरत से जुड़ें और औरत के साथ शेयर करें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी सब्जेक्टिव आग्रहों के। आप तय मान लीजिए, आपको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको किताबों से नहीं मिला। आप एक बार कोशिश तो कीजिए जानने की। आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। आप तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे ना। घर में आए, आपने आते ही कहा चाय बनाओ मेरे लिए, खाना बनाओ मेरे लिए, और अब आप घर में बैठे हुए 50 दिन से वो आपके लिए खाना बना रही है, चाय बना रही है। 4-4, 5-5 बार खाना बन रहा है, चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन आपने कभी ये जहमत नहीं उठाई कि आप ये कहें कि भाई 2 बार खाना तुम बनाओगी, 2 बार हम बनाएंगे। कब तक ये बहाना चलेगा कि मैं तो काम जानता नहीं हूं? जानते नहीं हो तो सीख लो। महसूस करो उस चीज को कि औरत को खाना बनाते हुए कितना कष्ट होता है। वाचिक नहीं, शारीरिक कष्ट महसूस करो, निकलो। साहस है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, मैं आपसे पहली बार शेयर कर रहा हूं। पुरुष स्त्री के मामले में कायर होता है, उसमें स्त्री जैसा साहस नहीं होता और स्त्री जैसी कुर्बानी का वादा नहीं होता। वो सबसे ज्यादा कायर होता है और उसकी कायरता ही है जिसकी वजह से वो वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। मुझे इस कायरता से नफरत है। मैं अपने आचरण में वही जो आपसे कह रहा हूं मैं रखता हूं। मैं ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं। सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रशंसा के लिए नहीं, मैं सिर्फ अनुभव के लिए। मेरे यहां मेरे स्टूडेंट घर आती रही हैं लगातार, रिकॉर्ड है। मैं 27 साल कलकत्ते में रहा। मेरे 27 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में मेरी कोई लड़की स्टूडेंट मेरे आई हो और मैंने उसे अपने हाथ से चाय बना के ना पिलाई हो। लड़कियां बड़ा मना करती हैं कि नहीं सर हम बना लेंगे, हम फिर बना के बैठते हैं। नहीं, कभी नहीं हुआ ये। मैं बहुत खुश होता हूं उन्हें चाय पिला के। अगर मुझे कुछ खिलाना भी पड़े तो मैं बहुत खुश होता हूं कि चलो मेरे हाथ से कुछ खा लेंगे। ये बात दूसरे को खाती नहीं है, बिस्कुट खा लेती, कुछ नमकीन खा लेंगी, चाय जरूर पी लेंगी।
क्या आपने किसी प्रोफेसर को अपनी विद्यार्थी के लिए चाय बनाते हुए देखा? हम हिंदी के प्रोफेसर या हम और किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर, हम बैठे रहते हैं, वो बनाने वाली कोई और है। जी नहीं, रवैया बदलिए। आप तो अपनी छात्रा के साथ में चाय नहीं बना के पिला सकते, आप अपना एटीट्यूड नहीं बदल सकते। मेरे यहां ये रिकॉर्ड रहा है कि मेरी जो विद्यार्थी रही हैं वो झगड़ा करती थी कौन सर के घर जाएगा, कभी बता के कभी बिना बताए लोग आके आ धमकते थे मेरे यहां। और मैं मतलब मुझसे जितना भी हो सकता था मैं सहेज के, मैं एंजॉय करता था, मैं बातें करता था। मैंने कभी किसी अपने विद्यार्थी से यह नहीं कहा कि तू घर से चला जा, अभी कभी नहीं। वो जब जाएगा तब जाएगा, मैं नहीं मना करूंगा। हां, एक बात जरूर है जो मैंने की और जिसका कि मैंने सबक भी सीखा। मैं ये क्यों अनुभव बता रहा हूं, पहले मेरी एक आदत थी कि मैं पूछता था, भाई आई हो तो तुम चाय पियोगी क्या? तो किसी लड़की ने अगर मना कर दिया तो मैं फिर चाय नहीं बनाता था, बैठा रहता था, बातें करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की ने आके कहा कि वो आई मिलने, तो मैंने कहा चाय पियोगी? तो उसने औपचारिकता के मना किया, मैंने उसे सचमुच में मान लिया। अब वो 2 घंटे तक बैठी रही मेरे यहाँ, बातें करती रही, और उसके बाद में वो घर गई। घर जाके उसने फिर मुझे फोन किया कि सर आप तो बहुत भयानक हैं, आपसे मैंने झूठे को मना किया, आपने सचमुच में चाय नहीं पिलाई, और मेरे सिर में दर्द हो गया, और मैंने अब घर आके चाय पी है। तब से मुझे तकलीफ हुई। मैं वो जैसे कह रही है वैसे ही मान लेता था। स्त्री से मिलते समय, इंटरेक्ट करते समय, स्त्री के मन को, उसकी मन की बात को जानने की कोशिश करें। मेरे यहां जो नौकरानी थी जिसने 20 साल काम किया है, वो चेयर पर नहीं बैठती थी, वो रसोई घर में बैठ के ही चाय पीती थी। तो मैंने बहुत दिन देखा ये, तो फिर मैंने एक दिन उसे कहा कि मैंने कहा भाई एक घर है, इतना बड़ा घर है, 5 कमरे का घर है, और जगह जगह कुर्सी उर्सी सब पड़ी हुई है, तो तुम कुर्सी पे क्यों नहीं बैठती हो? तो बोले कि दादा ये तो अभ्यास नहीं है, ये तो आदत नहीं है हम लोगों की। तो मैंने कहा नहीं, तुम चाय लेके आओ अपनी। और मैंने उसे उसी डाइनिंग टेबल पर जिस पे मैं बैठ के खाना खाता था, मेरे यहाँ जो भी लोग आते थे खाना खाते थे, तो मैंने कहा तू यहाँ बैठ और तू चाय पी, और मेरे लिए भी चाय बना, मैं भी बैठता हूँ यहीं बैठ के चाय पीते। पंखा वंखा चला के बैठा के उसे एक बार, सिर्फ एक बार ये किया मैंने। उसके बाद में वो आराम से आती थी, जब उसकी इच्छा वो चाय बनाती थी, और आराम से बैठ के एक कुर्सी पर पैर रखे, एक कुर्सी पर सहारे से आराम से बैठ के वो चाय पीती थी। हमने एक सेग्रीगेशन, एक विभाजन, यहां तेरी जगह है, यहां मेरी जगह है, ये सेग्रीगेशन घर में भी किया हुआ है, नौकरानियों को लेकर किया हुआ है। ये सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। अरे जिस सोफा को, जिस कुर्सी को, जिस डाइनिंग टेबल को जो नौकरानी अपने हाथ से साफ करती है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के चाय भी पी सकती है। उसके बैठ के पीने से आपकी डाइनिंग टेबल खराब नहीं होती। स्त्री के प्रति अपना रवैया बदलो। स्त्री को जानने के लिए अपने उस जो ऊंची आइवरी टावर पे आप बैठे हुए हैं उससे बाहर निकल के नीचे आइए, तब आपको स्त्री सहज दिखाई देगी, तब आपको रेस्पॉन्स देगी। मेरी नौकरानी 20 साल तक नहीं भागी। क्यों नहीं भागी? सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन वो भागी नहीं क्योंकि मैंने एक चीज तय कर ली थी कि वो जब तक चाहेगी रहेगी, और जो वो चाहेगी मैं उसे दूंगा। मैं जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये मेरे कोई महानता नहीं है, ये सामान्य ह्यूमन बिहेवियर है कि मेरी टेबल पर, मेरी कुर्सी पर जब मेरे आने वाले बैठ सकते हैं तो मेरी नौकरानी भी बैठ सकती है। और तो और, आपको सुन के अटपटा लगेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। आप टेलीविजन चैनल देखते हैं तो आप आपकी नौकरानी देखेगी कि नहीं देखेगी? बैठ के देखेगी वो आराम से। क्यों नहीं देखेगी? आप जहां बैठते हैं वहीं बैठ के देखेगी। दिक्कत क्या है इसमें?
ये जो सेग्रीगेशन किया हुआ है, ये जो विभाजन हमने अपने घर के अंदर किया हुआ है, ये तेरी जगह है, वो मेरी जगह है, ये तेरे बर्तन वो मेरे बर्तन, मैं जिन बर्तनों में खाता था, मैं जिन बर्तनों में चाय पीता था, मेरी नौकरानी उन्हीं बर्तनों में चाय पीती थी और खाती थी, और जाति से वो शेड्यूल कास्ट थी। मैंने 20 साल शेड्यूल कास्ट लड़की के हाथ का खाना खाया है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मेरे पिता आए, वो पक्के ब्राह्मण आदमी, बोले अपने हाथ से बनाए खाएंगे हम भाई, नौकरानी के हाथ का नहीं खाएंगे, पता नहीं कौन सी जाति की हो। मैंने कहा ठीक है, अपने हाथ से बनाइए खाइए। 5-6 दिन जब उनको हो गए तो मैंने कहा कि एक दिन उसके हाथ की एक बार रोटी तो खा लीजिए, आपको अच्छा लगे तो बाद में खाइएगा, नहीं तो मत खाइएगा। तो उन्होंने मेरे कहने से खा लिया। अब जब खा लिया उसका हाथ का बनाया खाना तो उन्हें अच्छा लगा, और उनका सारा धर्म गायब हो गया। वो जितने दिन रहे नौकरानी के हाथ का खाना खाया और भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, बहुत सुंदर खाना बनाती है। तो मैंने उनसे हंस के एक दिन कहा कि ये शेड्यूल कास्ट है जिसका खाना आपने खाया है। तो बोले कुछ भी रहे लेकिन रस है उसके खाने में। जाति कहां गायब हो जाती है, संस्कार कहां गायब हो जाती है, आदतें कहां गायब हो जाती हैं? जब आप व्यवहार में शामिल होते हैं। स्त्री को जानने के लिए स्त्री के व्यवहार में दाखिल होना, उसके मन के अनुरूप अपने को रूपांतरित करना, यह पहली शर्त है महिला सशक्तिकरण की, यह पहली शर्त है। इस शर्त को आप मानिए और लागू कीजिए। अन्यथा कोरोना के संक्रमण के कारण स्त्री बड़ी कमजोर हुई है। इस बीच में आपने स्त्री की पीड़ा का अनुभव नहीं किया है, उसे जानिए, उसे शेयर कीजिए, जितना भी हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए, हो सके लिखिए, हो सके बोलिए, बताइए। जैसे मैं बता रहा हूं ना, मेरे पास में अपनी नौकरानी के किस्से हैं मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी है, उसका सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं है। डिग्री मेरे पास है लेकिन नॉलेज उसके पास है। स्त्रियों के पास ज्ञान ज्यादा होता है, अनुभव ज्यादा है। इसलिए स्त्रियों की ताकत को हम समझें और उनके साथ में अपने को नीचे लाके बात करें। और यही चीज हमें और स्त्री के साथ हमारे संबंध को पुख्ता बनाएगी, और यही स्त्री को समाज में पुख्ता बनाएगी। फिलहाल इस विषय पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।